Hello everyone, welcome to this session. My name is Ambika Rathore. I am a lecturer at Government Polytechnic College, Ajmer. आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ने से पहले रेक्टिफायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। आप सभी ने सुना होगा डायोड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। डायोड क्या करता है? एक प्योर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज कर रहा है। उसी के जैसे रेक्टिफायर भी आपका काम कर रहा है। आइडियली रेक्टिफायर का आउटपुट प्योर डीसी होना चाहिए, किंतु प्योर डीसी ना होके ये पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब ये होता है कि कुछ मात्रा में एसी कंपोनेंट अभी भी आउटपुट में उपस्थित है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब होगा डीसी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एक प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर करता है। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का सर्किट है जो एक बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म को यूनी डायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है लो वोल्टेज रेक्टिफायर और दूसरा है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। इनमें से जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर है उनको डायोड को काम में लेके बनाया जाता है। हाई वोल्टेज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम SCR का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। लो वोल्टेज रेक्टिफायर को फर्दर डिवाइड किया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार का होता है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, डायग्राम में आपने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को आप कैपिटल N1 से शो कर रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स N2 से शो कर रहे हैं। N1 इज़ ग्रेटर देन N2, इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इनपुट पे प्योर एसी सिग्नल जो घरों में हमारे सप्लाई आती है 220 वोल्ट RMS 50 हर्ट्ज इनपुट पे ये लगाया गया है। सेकेंडरी वाइंडिंग के इनपुट पे आपको जो वोल्टेज प्राप्त होता है VI, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसी की वैल्यू को स्टेप डाउन करके आपको ये VI मिलेगा। तो ये एक स्मॉल RMS वैल्यू है जिसके सीरीज़ में एक डायोड लगाया गया है जिससे फ्लो होने वाली करंट है स्मॉल I, और लास्ट में एक लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे आप आउटपुट वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को काम में लेने के दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है टू ऑब्टेन लो डीसी वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर। हमें लो डीसी वोल्टेज प्राप्त करना है रेक्टिफायर से। दूसरा, जो डायोड हमने यूज़ किया है जनरली उसकी वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होती है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। जो इनपुट यूज़ किया है VI वो प्योर एसी वोल्टेज है विद स्मॉलर RMS वैल्यू। ये एक साइन सिग्नल है जिसे हम लिखेंगे VI इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा नॉट T। ये जो फेज एंगल है इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ अल्फ़ा से, तो ये क्या हो जाएगा VI इक्वल्स टू VM साइन अल्फ़ा, जहाँ पे VM है पीक एसी इनपुट, इसी का RMS वैल्यू बतानी होगी तो VM/√2, ओमेगा नॉट है लाइन फ्रीक्वेंसी। अब इनपुट सिग्नल की वेवफॉर्म हमने यहाँ ड्रॉ की है। ये एक साइन वेव है तो साइन वेव के जैसे हमने ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे है अल्फ़ा फेज एंगल और वाई एक्सिस पे है इसका एम्पलीट्यूड जो प्लस VM और माइनस VM के बीच में वेरी कर रहा है। एक साइकिल इसकी 0 से 2 पाई है। 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है। पाई से 2 पाई पे नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये 0 से 2 पाई इसकी एक साइकिल होने के बाद ये कंटिन्यूस आगे रिपीट होता रहेगा। अब इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए हम दो केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस है जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है।
जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो हमें कौन सी साइकिल मिल रही है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इस वक्त हमारा रिजल्ट है कि VI पॉजिटिव है। अगर इनपुट वोल्टेज आपने पॉजिटिव लगाया है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के P सिरे से कनेक्ट हो रहा है, जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ डायोड को हमने एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इस कंडीशन में जो इनपुट वोल्टेज होगा एज इट इज़ वो आपको आउटपुट पे प्राप्त होगा। तो V आउटपुट की वैल्यू मिलेगी V इनपुट। दूसरा केस है जब अल्फ़ा की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। इस वक्त हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो VI की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस में ये कैसे बिहेव करता है? एज ए ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो इस डायग्राम से V आउटपुट की वैल्यू कितनी मिलेगी? क्योंकि ओपन सर्किट तो V आउटपुट इक्वल्स टू 0। तो अब हम ड्रॉ कर सकते हैं आउटपुट वेवफॉर्म। जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो V आउटपुट मिल रहा है हमें VI। तो जो वेवफॉर्म यहाँ है वही आपको आउटपुट में मिलेगी। पाई से 2 पाई में V आउटपुट की वैल्यू 0 है, जिसे हमने एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे डिनोट किया है। इस प्रकार आपको ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, इनपुट वेवफॉर्म आपकी दोनों डायरेक्शंस में थी, बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म थी। आउटपुट वेवफॉर्म आपकी एक सिंगल डायरेक्शन में है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मिल रहा है, नेगेटिव 0 हो रहा है, बट यहाँ नीचे नेगेटिव में कहीं आपको और वेवफॉर्म नहीं मिल रही है। तो ये हो गया एक बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म को यूनि डायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करने का काम। नेक्स्ट हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस। इस टॉपिक में हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो उनको निकालने के लिए कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी पड़ती है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, जिसे स्मॉल I से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट केस है हमारा कि जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर आइडियल डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, बट हम यहाँ मानते हैं कि ये है फॉरवर्ड बायस में एक स्मॉल रेजिस्टेंस RF ऑफर कर रहा है। तो सेकेंडरी लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं। यही था आपका ये VI यहाँ पे है। ये जो डायोड है, डायोड शॉर्ट सर्किट है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, और थोड़ी मात्रा में इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम RF से डिनोट कर रहे हैं। ये होगा आपका लोड रेजिस्टेंस। तो इस लूप में आपको KVL अप्लाई करना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, -VI प्लस IRF प्लस IRL इक्वल्स टू 0। यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी हमें, I इक्वल्स टू VI अपॉन RF प्लस RL। VI हमने माना था VM साइन अल्फ़ा, वो हमने यहाँ पुट किया। अब ये यहाँ पे ये जो सारा है इसको मैं एक कांस्टेंट IM मान लेती हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? I इक्वल्स टू IM साइन अल्फ़ा, जहाँ पे IM की वैल्यू क्या है? VM अपॉन RF प्लस RL। ऐसे ही दूसरे केस की बात करते हैं जब अल्फ़ा की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। तो डायोड अगर रिवर्स बायस में है, ओपन सर्किट है, तो हम सभी जानते हैं कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0। तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई है तो I की वैल्यू है IM साइन अल्फ़ा। जब अल्फ़ा की वैल्यू पाई से 2 पाई है तो इसकी वैल्यू है 0। अब नेक्स्ट पैरामीटर हम देखते हैं DC आउटपुट करंट, जिसे IDC से आप डिनोट करते हैं। किसी भी सिग्नल के लिए DC वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज होता है, उसका मीन होता है। IDC क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ I। और अगर किसी भी ग्राफ से अगर हमें कभी भी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो होता है टोटल एरिया निकाल के उसको टोटल पीरियड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज वैल्यू प्राप्त हो जाती है। एरिया निकालने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में से हम इंटीग्रेशन का उपयोग में लेते हैं। पीरियड हमें यहाँ पता है, टोटल टाइम पीरियड इसका 0 से 2 पाई के बीच में अगर वेरी हो रहा है तो टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई। एरिया निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन साइन लिया, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन किया टोटल टाइम पीरियड में विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब ये जो टाइम पीरियड है 0 से 2 पाई, इस लिमिट को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई में अभी हमने देखा I की वैल्यू कितनी है? IM साइन अल्फ़ा, और पाई से 2 पाई में इसकी वैल्यू है 0। तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये सेकेंड इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि IM कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फ़ा होता है,
पाई अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, तो यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, चाहे तो इसको बाहर निकाल लें। कॉस पाई होता है आपका -1 और कॉस 0 होता है +1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा पुट करते हैं, ऑलरेडी माइनस है तो फर्स्ट के आगे माइनस आ जाएगा, बीच में जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो IDC की वैल्यू में मिलेगी Im/पाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए DC वैल्यू कितनी होती है, DC करंट Im/पाई। नेक्स्ट पैरामीटर है RMS आउटपुट करंट, जिसे हम डिनोट करते हैं IRMS से, जो है RMS वैल्यू ऑफ I। फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। मीन्स सबसे पहले हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे और अल्टीमेटली उसका रूट, स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर किया हमने, मीन लेने का तरीका क्या है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, और रूट लेना अंडर रूट। आई की वैल्यू फिर से वही है, आप इस लिमिट को ब्रेक कर लीजिए 0 से पाई और पाई से 2 पाई से 2 सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 0 ही होगी। तो 0 से पाई में देखते हैं, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, Im² साइन स्क्वायर अल्फा। Im² आपका कांस्टेंट है तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए। ये रूट को मैं यहाँ पावर 1/2 से डिनोट कर रही हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो वहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1 - cos 2 अल्फा अपॉन 2 d अल्फा। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, 1/2 d अल्फा माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2 d अल्फा। जब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे, ये जो cos का इंटीग्रेशन साइन में जब हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली वैल्यू 0 मिलेगी। इसको पूरा सॉल्व करने पे IRMS की वैल्यू में मिलती है Im/2। नेक्स्ट पैरामीटर है RMS AC आउटपुट करंट, जिसे I-RMS से आप डिनोट करते हैं। टोटल जो आपकी करंट है उसमें DC कंपोनेंट और AC कंपोनेंट होता है। DC कंपोनेंट को हमने डिनोट कर दिया IDC से। ये AC कंपोनेंट हमें पता नहीं है, ये है हमारा RMS वैल्यू। तो यहाँ से I' की वैल्यू हो जाएगी I - IDC। इसका एक डेरिवेशन है, हमें वैसे इसका रिजल्ट ही याद रखना है। एक बार हम देख लेते हैं। स्टिल I-RMS निकालना होगा, रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो वही पैटर्न है जैसा अभी हमने RMS में निकाला। I' की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I - IDC, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर किया गया है। ये A - B का स्क्वायर है तो इसको खोलेंगे, A² + B² माइनस 2AB। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो मैं इनको सबको अलग अलग कर लेती हूँ। 1/2 पाई 0 से 2 पाई I² d अल्फा। सेकेंड पैरामीटर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 पाई IDC, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। 0 से 2 पाई 1 × d अल्फा, बीच में माइनस 2 IDC अपॉन 2 पाई, अंदर बचेगा 0 से 2 पाई ID अल्फा। ये देखिए ये क्या था, अगर IRMS का स्क्वायर कर दें तो यही वैल्यू मिल रही थी, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ IRMS का स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करोगे, क्योंकि 1 है, 1 का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अल्फ़ा ही मिलेगा। उसमें वैल्यूज़ आप पुट करोगे 2 पाई - 0, लिमिट पुट करने पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा IDC का स्क्वायर। इसमें यहाँ देखिए, इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो, IDC 1/2 पाई 0 से 2 पाई ID अल्फा, ये IDC था, तो IDC से मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा आपको, 2 IDC का स्क्वायर। ये फाइनली है, ये -2 + 1 -1 होता है। फाइनली I' की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, √I² RMS - IDC का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर है रिपल फैक्टर। रिपल क्या होता है, जो हमारा रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में अनवांटेड AC कंपोनेंट, हम कह रहे हैं कि रेक्टिफायर में हमें प्योर DC आउटपुट ना मिलके पल्सेटिंग DC मिल रहा है। पल्सेटिंग DC मीन्स उसमें कुछ मात्रा में AC कंपोनेंट है। तो ये जो अनवांटेड AC कंपोनेंट है, ये इसी को आप रिपल से डिनोट करते हो, और रिपल फैक्टर हो जाएगा कि कितने अमाउंट में AC कंपोनेंट आपके आउटपुट में प्रेजेंट है। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है RMS AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट। तो ये हो गया, अगर करंट की बात कर रहे हैं तो I-RMS अपॉन IDC। I-RMS अभी हमने इसकी फॉर्मूला हमने डिराइव किया, तो उसको यहाँ पुट करते हैं, √I² RMS - IDC का स्क्वायर अपॉन IDC। इस IDC को अगर हमें स्क्वायर रूट में ले जाना है तो इसको स्क्वायर करके अंदर ले जाइए, जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा R =
IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस 1। अभी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने IRMS और IDC की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ हम पुट करते हैं। IRMS कितना था, IM अपॉन 2, IDC था IM अपॉन पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर हमें प्राप्त होता है 1.21। रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे आउटपुट में AC कंपोनेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आइडियली रिपल फैक्टर कम से कम होना चाहिए या ज़ीरो ही होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है इनपुट पावर। इनपुट पावर जैसे पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R, उसी को यूज़ करके हम यहाँ ले रहे हैं। तो ये सारा डेरिवेशन कोई देखने की नहीं नीड है, आप बस ये फॉर्मूला देखिए। PI क्या है, IRMS का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। RF हो गया आपका डायोड का रेजिस्टेंस, RL है लोड रेजिस्टेंस। लास्ट पैरामीटर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, DC आउटपुट पावर, और इनपुट में क्या मिल रहा है, आपने जो इनपुट AC कंपोनेंट जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ रेक्टिफायर टू कन्वर्ट इनपुट पावर इनटू DC पावर। एक रेक्टिफायर की एबिलिटी है इनपुट पावर को DC पावर में कन्वर्ट करना, इसे ही आप उसकी एफिशिएंसी बोलेंगे, दक्षता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला अब हम देखते हैं। इसे नीटा से डिनोट करते हो। नीटा इक्वल्स टू हो जाएगा PDC अपॉन PI इंटू 100। PI अभी हमने निकाला क्या था, IRMS का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। PDC निकालना होगा तो करंट कौन सी हो जाएगी, DC करंट आप काम में लोगे, IDC स्क्वायर इंटू RL। यहाँ पे IDC और IRMS की वैल्यू अपन पुट करते हैं। IDC कितना था, IM अपॉन पाई, स्क्वायर करके रखना है। ऐसे ही IRMS का स्क्वायर यहाँ पे, तो IM/2 का स्क्वायर हो जाएगा IM स्क्वायर अपॉन 4। इनको जब कैंसिल आउट करके आप देखोगे तो लास्ट में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, परसेंट नीटा इक्वल्स टू 40.5 इंटू RL अपॉन RL प्लस RF। अब यदि मैंने आइडियल डायोड यूज़ किया होता तो ये RF की वैल्यू क्या होती, 0। RF की वैल्यू 0 होती तो RL से RL कैंसिल हो जाता। उस केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको कितनी प्राप्त होती, 40.5%, ठीक है, या लगभग 41%। तो हमें यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इसका रिपल फैक्टर होता है 1.21 और इसकी एफिशिएंसी होती है 40.5%।